हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेनिक जे स्टडी। मेरा नाम है अनूप तिवारी और आज फ्रेंड्स मैं आप लोगों को इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में जो आज मैं आप लोगों को कराऊंगा वो प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को बेसिक प्रोजेक्टाइल मोशन का कॉन्सेप्ट समझाया था। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, कैसे होता है, उसमें टाइम ऑफ फ्लाइट का मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, मैक्सिमम रेंज का कॉन्सेप्ट बताया था, रेंज का बताया था और मैक्सिमम हाइट का बताया था। ठीक है, और मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछा था कि जो हमारा ये होता है प्रोजेक्टाइल मोशन होता है वो कर्व कैसा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आप लोग ने उसको कमेंट सेक्शन में लिखा होगा। नाउ आज हम क्या करेंगे कि उसके रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और आज एक और मैं इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक आप लोगों को इसके साथ पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं आज का न्यूमेरिकल कैसा है। देखिए, a body is projected with a velocity of 30 meter per second at an angle of 30 degree with the vertical. ठीक, find maximum height, time of flight, range, maximum range. देखिए फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को जितने भी फॉर्मूलाज डिराइव करवाए थे वो सारे के सारे फॉर्मूला यहां यूज हो जाएंगे। ठीक है, सारे के सारे फॉर्मूला वो यूज हो जाएंगे। अगर आप लोगों ने वो फॉर्मूला याद कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि एज अ टीचर मैं ये चाहता हूं कि आप लोग फॉर्मूला के बजाय कॉन्सेप्ट पर फोकस करें। आप लोग ने खुद देखा था प्रीवियस लेक्चर में जब मैं पढ़ा रहा था तो रेंज के एक फॉर्मूला में मैंने गलत कर दिया था, जबकि मैंने आपके सामने उस फॉर्मूला को सही सही डिराइव भी किया था। उसका कारण ये है फ्रेंड्स कि मैं कॉन्सेप्ट पर ध्यान देता हूं, फॉर्मूला याद नहीं करता। ठीक है, और चीजों को डिराइव करने में अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो हार्डली 1 मिनट लगेगा, आप तुरंत उसको रफ में डिराइव कर सकते हैं। थोड़ा सा तो स्मार्ट बनना पड़ेगा फ्रेंड्स, और उसका कारण है, उसका कारण मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं ये आज आपको इस लेक्चर में समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ है जब एक ऑब्जेक्ट को 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका गया है इन दी एयर, मतलब हवा पर। ठीक, और जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, जो प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकेंड, ये 30 डिग्री विद द वर्टिकल बना रही है। ओके, तो हमको ये चारों वैल्यू निकालना है। तो आप लोग 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करेंगे, इससे रिलेटेड डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि डायग्राम मैंने बनाया नहीं है, डायग्राम एग्जाम में भी नहीं देगा। अगर इस टाइप का सवाल आएगा तो बहुत बेसिक सवाल है फ्रेंड्स। ठीक, डायग्राम बनाइए, डायग्राम बिल्कुल वैसा ही बनेगा जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, और उसके बाद आप लोग सॉल्व करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि आपका आंसर मेरे आंसर से मैच कर रहा है। ठीक है, तो चलिए मैं प्रोजेक्टाइल बना देता हूं फ्रेंड्स। ये रहा मेरा प्रोजेक्टाइल। ठीक है, ये मेरा हॉरिजॉन्टल, ये रहा मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, और ये जो मेरी है यू नॉट, मैंने आप लोगों को यही बताया था, यू नॉट या यू आप जो भी ले सकते हैं। ठीक है, ये है आपकी 30 मीटर पर सेकेंड। ओके फ्रेंड्स, अब मुझे क्या बोला है सवाल ने? मुझे बोला है कि जो ये 30 मीटर पर सेकेंड जो ये वेलोसिटी है ये वर्टिकल से 30 डिग्री बना रही है। इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि अगर मैं आप लोगों को 2 एक्सिस दे दूं, यहां पे एक एक्स एक्सिस और एक मैं दे दूं आप लोगों को वाई एक्सिस, तो ये जो प्रोजेक्टाइल है वो यहां से फ्रेंड्स 30 डिग्री बना रही है। ठीक है, और जो हमने फॉर्मूलाज प्रीवियस लेक्चर में डिराइव किया था उसमें जो एंगल हमने लिया था फ्रेंड्स वो वर्टिकल डायरेक्शन से नहीं लिया था, वो हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से लिया था। इसका मतलब ये है कि ये जो मेरा वैल्यू होगा, एक्चुअली जो थीटा का वैल्यू होगा वो क्या होगा? 60 डिग्री होगा। मतलब यहां पे जो थीटा है वो होगा 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री। अगर आप लोग थीटा को 30 डिग्री लेके सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर गलत आएगा, लेकिन बीपीएससी में उससे रिलेटेड भी ऑप्शन आपका रहेगा। आप बड़ी बड़ी खुशी से उसको टिक मार देंगे कि अरे वाह मेरा आंसर सही आ गया। देखिए फ्रेंड्स, ईएम के जो क्वेश्चंस आएंगे, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के जो क्वेश्चन आएंगे बड़े ही बेसिक्स आएंगे, इसी लेवल के आएंगे, लेकिन वो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ना देके कुछ ना कुछ एंगल में कुछ ना कुछ ट्विस्ट करेगा। और यहां पे सिर्फ इतना ट्विस्ट था कि उसने जो एंगल की वैल्यू आपको दी वो वर्टिकल से दी, ना कि हॉरिजॉन्टल से। ठीक है, तो बहुत जरूरी है कि एग्जाम में आप फोकस्ड रहेंगे। ठीक है, अभी आप आराम से घर में बैठे हैं, सामने मोबाइल है, मम्मी ने नाश्ता और चाय दे दिया है, तो किसी बात का टेंशन नहीं है, तो आप अभी इस चीज को शायद समझ गए होंगे। लेकिन
जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो हमसे ये सिली मिस्टेक्स हो जाती है, और मैं इसे सिली मिस्टेक नहीं कहूंगा अगर आप थीटा 30 डिग्री लेंगे, मैं इसे ब्लंडर मिस्टेक कहूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर बना के दे सकता है और 2 नंबर में सिलेक्शन और रिजेक्शन हो जाता है फ्रेंड्स। ओके, तो आपका जो थीटा होगा 60 डिग्री होगा। अगर यहां पे थीटा आपने 60 डिग्री ले लिया तो आपका काम लगभग खत्म हो जाता है। उसके बाद हमको क्या करना है, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करना है और आंसर निकालना है। चलिए, तो अपन लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला में पुट करते हैं, आंसर निकालते हैं। सबसे पहला मैक्सिमम हाइट, ठीक है, एच मैक्स। एच मैक्स का क्या फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, ये होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, यही फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स। तो चलिए इसकी वैल्यू पुट करिए, 30 स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर 60 डिग्री बाय 2 इंटू 9.81। तो ये देखिए ये वैल्यू क्या आ जाएगा, इसको मैं ऐसे कर देता हूं, 900 इंटू √3/2 यानी 3/4, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 2 इंटू ये हो जाएगा 9.81। तो ये जो वैल्यू आ जाएगा आपका 900 इंटू 3/8 जो 8 इंटू 9.81, 34.4 मीटर। तो आपका जो मैक्सिमम हाइट ये प्रोजेक्टाइल अटेन करेगा, ध्यान रखिएगा मैक्सिमम हाइट की बात हो रही है फ्रेंड्स, ये है आपकी मैक्सिमम हाइट, ठीक है ना। हाइट और रेंज में कंफ्यूज नहीं होंगे, हाइट वर्टिकल डिस्टेंस को बताएगा और आपकी रेंज जो है वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को बताएगा, ठीक है। तो आपकी जो हाइट है मैक्सिमम में कितनी आ गई, 34.4 मीटर, ठीक है, बहुत इजी है फ्रेंड्स। अब देखिए अब मैं क्या कर रहा हूं, दूसरा क्या चीज पूछा आपको, टाइम पूछा है। टाइम का क्या फॉर्मूला होता है, हमने जो डिराइव किया था, बड़ी मुश्किल से याद किया हूं फ्रेंड्स, आप लोग प्लीज ये सब याद मत करिए, कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा, ठीक है। 2u sin थीटा बाय जी, अभी भी कॉन्फिडेंट नहीं हूं मैं, ठीक, ओके। तो टाइम 2u sin थीटा बाय जी, तो देखिए ये क्या हो गया, 2 इंटू 30 इंटू साइन 60 डिग्री, बहुत ध्यान रखिएगा, 60 डिग्री अपॉन 9.81। तो इसका जो वैल्यू आएगा फ्रेंड्स, देखिए आप लोग भी चेक कर लीजिए, साइन 60 इंटू 60 अपॉन 9.81, 5.3 सेकेंड्स टाइम आप लोग आ रहा है फ्रेंड्स, 5.3 सेकेंड्स। आई होप आपको विजिबल होगा, ये देखिए 5.3 सेकेंड, आप लोग भी चेक कर लीजिए, 5.29 करके आया होगा, आप उसको 5.3 सेकेंड लिख सकते हैं। और जो लास्ट है आप लोगों को, सॉरी आपका रेंज फ्रेंड्स, रेंज का क्या फॉर्मूला होता है, रेंज होता है आपका यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, ठीक है, यही आपका फॉर्मूला होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। तो यहां पे यू स्क्वायर कितना हो जाएगा, 900 इंटू साइन 120 डिग्री बाय 9.81। तो ये कितना हो गया, 900 इंटू साइन 120 डिग्री, ये आपका हो गया आएगा फ्रेंड्स 900 इंटू साइन 120 डिग्री अपॉन 9.81, 79.45 मीटर, ठीक है, ये रेंज की वैल्यू आ गई। बहुत इजी है फ्रेंड्स, एकदम वन लाइनर सवाल है। ये आपकी आ गई थी 34.4 मीटर, ये आपकी आ गई थी रेंज कितनी, 79.45 मीटर यहां तक, ठीक है। और जो यहां तक का टाइम लगा था, ये लगा था 5.3 सेकेंड। ओके, लास्ट में आप लोग से क्या पूछा है, लास्ट में आप लोग से पूछा है मैक्सिमम रेंज पॉसिबल इन दिस केस। मतलब इसका क्या मतलब, ये क्या बोलना चाह रहा है कि अगर मैं इस 30 डिग्री को कैसे फेंकता कि ये जो मैक्सिमम जो रेंज होती है मेरी 79 से भी ज्यादा होती, मतलब मैक्सिमम रेंज होती। हो सकता है कि आपका ये जो रेंज है 79.45 वो मैक्सिमम हो सकता है ये मैक्सिमम ना भी हो। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जो रेंज का ये फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, ये वाला फॉर्मूला, इसमें अगर आप लोग इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहते हैं तो आप वेलोसिटी को, आप जो रेंज है, यानी आप जो रेंज है ये देखिए डेल आर बाय, इसको आप क्या करते, 0 से इक्वेट कर देते, ठीक। अगर आप इतना भी नहीं करना चाहते हैं तो मैं आप लोगों से एक बात बता दूं कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है ये तब है जब साइन 2 थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 को अटेन कर दे। देखिए मैं आप लोगों को थोड़ा और अच्छे से इस चीज को समझा देता हूं, आई होप आपने इसको लिख लिया होगा, ठीक है। चलिए थोड़ा ध्यान से समझते हैं। क्लास 11th में आप लोग एक टर्म पढ़ते थे जिसको कहते थे लिमिट्स, ठीक, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है।
तो अगर मैं किसी चीज की मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहता था फ्रेंड, तो मैं क्या करता था, उसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर सकता हूं, ठीक है, किसी टर्म से, और उसको मैं क्या करता हूं, जीरो से इक्वेट कर देता हूं। उसके बाद मैं उसको फिर से क्या करूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा। अगर वैल्यू नेगेटिव आती थी तो वो मेरी मैक्सिमम होती थी, अगर वैल्यू पॉजिटिव आती थी तो वो मेरी मिनिमम होती थी। ठीक है, अगर आप लोगों को इतना भी नहीं करना है तो बहुत ध्यान से देखिए, आपके पास जो फॉर्मूला है, ठीक है, आपके पास जो फॉर्मूला है रेंज का, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। यहां पे ध्यान से देखिए, यहां पे जो मेरा u है, यहां पे जो मेरा u है, ये किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए फिक्स्ड है, मतलब 30 मीटर पर सेकेंड, जैसे इस क्वेश्चन की मैं बात करूं। और g जो है 9.81, ये तो हमारा ऑलवेज कांस्टेंट वैल्यू ही रहता है। तो अगर मैं किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी के लिए मैक्सिमम रेंज पता करना चाहूंगा, तो वहां पे क्या होता है फ्रेंड्स, u स्क्वायर बाय जी जो होता है वो मेरा एज अ कांस्टेंट काम करता है, और साइन 2, ये जो साइन 2 थीटा, ये जो साइन थीटा का ये पैरामीटर है, ये वेरिएबल की तरह काम करता है। इसका मतलब ये है कि अगर साइन 2 थीटा की वैल्यू को मैं मैक्सिमम रख सकूं, अगर साइन 2 थीटा की वैल्यू को मैं मैक्सिमम रख सकूं, तो मेरा जो रेंज है वो भी क्या हो जाएगा, वो भी मेरा मैक्सिमम आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। देखिए, अगर मैं किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी पर मैक्सिमम रेंज की बात कर रहा हूं, तो वेलोसिटी भी मेरी उस केस के लिए कांस्टेंट हो जाएगी। जैसे इस केस में हमारी वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड, ये कांस्टेंट है। हम नहीं मान रहे हैं कि हवा में किसी भी तरह का फ्रिक्शन है, तो वेलोसिटी कहीं भी आपकी कम हो रही होगी। ठीक है फ्रेंड्स, नाउ ये भी कांस्टेंट है, जी तो मेरा कांस्टेंट है, तो u स्क्वायर बाय जी मेरा कांस्टेंट टर्म हो गया। इसका मतलब इस पूरे फॉर्मूला में जो एकमात्र वेरिएबल टर्म बचेगा वो होगा साइन थीटा का कंपोनेंट। ठीक, और दो कॉन्सेप्ट होते हैं फ्रेंड्स, एक होता है डोमेन का, एक होता है रेंज का। ठीक है, डोमेन मतलब अगर मैं साइन थीटा की बात करूं तो कितने एंगल्स वो ले सकता है, तो बहुत सारे एंगल ले सकता है, राइट फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, 0 से लेकर 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60, कोई भी एंगल आप इसमें ले सकते हैं। बट यहां पे मैं इसके डोमेन की बात ना करके इसके रेंज की बात करूंगा। ठीक है, ये रेंज और ये रेंज अलग है फ्रेंड्स, ये साइन थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक रेंज की बात कर रहा हूं मैं। तो साइन थीटा का अगर आप लोग ग्राफ देखते हैं, तो साइन थीटा का ग्राफ आपको ऐसे मिलता है। ठीक है, तो ये इसका जो एक्स एक्सिस होता है वो इसके डोमेन को बताता है, इसका जो वाई एक्सिस होता है ये इसके रेंज को बताता है। तो जो साइन थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल होता है वो होता है 1, और जो मिनिमम वैल्यू होता है फ्रेंड्स वो होता है -1। ठीक है, यानी कि हम इसे कह सकते हैं -1,1, ये। ठीक है, ओके, आपका बड़ा वाला ब्रैकेट मतलब ये भी वैल्यू पॉसिबल है। ठीक, तो जब मैं 1 और -1 की बात कर रहा हूं, तो साइन 2 थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो क्या हो सकती है, साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 1। तो अगर साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 है फ्रेंड्स, ठीक है, आप लोगों को इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू, देखिए साइन थीटा लें या साइन 2 थीटा लें, 3 थीटा लें, साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1, इसका मतलब साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई, 1। ठीक है, साइन थीटा 1 कब होता है, 90 डिग्री पर, तो 2 थीटा मेरा कितना हो गया, 90 डिग्री। 90 डिग्री पे ही क्या होता है, 1 होता है, तो थीटा क्या हो गया, 45 डिग्री। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं प्रोजेक्टाइल को किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी के लिए 45 डिग्री एंगल पे फेंकूंगा, तो उस केस में जो मेरी रेंज होगी वो मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो मेरी जो रेंज होगी वो मैक्सिमम होगी, तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं कि यहां पे जो मैक्सिमम रेंज है वो होगा u स्क्वायर बाय जी। आप चाहे तो यहां पे साइन 2 इंटू 45 डिग्री लिख लीजिए, जो कि 90 डिग्री हो जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, u स्क्वायर बाय जी, क्योंकि साइन 90 डिग्री तो आपका कितना होता है, साइन 90 डिग्री आपका होता है 1। ठीक है, ये चीज मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से समझा नहीं पाया था, मैं यहां पे आप लोगों को समझा दे रहा हूं। ठीक है, अगर आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में ये चीज समझ में नहीं आई थी तो आई होप अब समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये जो मेरा रेंज का वैल्यू होगा ये क्या होगा, 30 स्क्वायर अपॉन 9.81, और ये जो वैल्यू है ये 79 मीटर जो अभी मेरी ये आंसर आई थी इससे ज्यादा आएगी फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे थीटा 45 डिग्री नहीं था, यहाँ पे थीटा 60 डिग्री था। तो देखिएगा इसका आंसर आप लोग चेक कर लीजिए, ये होगा 900 अपॉन 9.81, 90 से अबव आएगी ये, 91.74 मीटर। ये देखिए रेंज क्या हो गया, 91.74 मीटर। ये मैक्सिमम रेंज है, मतलब 30 डिग्री
का जो प्रोजेक्टाइल है, 30 डिग्री की जो वेलोसिटी है वो आपके 91.74 मीटर से ज्यादा नहीं जा सकती थ्योरेटिकली। ठीक है, अभी तक मैं आपको जो भी समझा रहा हूं ये सब थ्योरेटिकल वैल्यूज है। ठीक है, ये एक्चुअल में प्रैक्टिकल वैल्यूज नहीं है, प्रैक्टिकल इससे एक्चुअली में कम ही होगा। ठीक, मैं थ्योरेटिकली वैल्यू की बात कर रहा हूं। ओके फ्रेंड्स, चलिए बहुत सारी ज्ञान की बातें हो गई। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। इसको आई होप ये कॉन्सेप्ट वाइज आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं, चाहे तो आप नहीं भी लिख सकते हैं, आपके ऊपर है। आप बस ये ध्यान रखिएगा कि जो मैक्सिमम रेंज होती है वो u स्क्वायर बाय g के बराबर होती है। चलिए आई होप आप लोग घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे फ्रेंड्स। ठीक है, बीपीएससी यही के लिए अच्छे से पढ़ें। मैं बीच में आप लोगों की एक अच्छी क्लास भी लूंगा, अभी रुकिए ना। चलो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं, देखते हैं क्या बोल रहा है। अ बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ ग्राउंड, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड, एक बॉल है जिसे ग्राउंड से प्रोजेक्ट किया गया है, इन सच ए वे दैट आफ्टर 10 seconds, आफ्टर, मेरे साथ क्वेश्चन को लिखते जाइए फ्रेंड्स, आफ्टर 10 seconds द बॉल लैंड्स ऑन द ग्राउंड, द बॉल लैंड्स ऑन द ग्राउंड, ठीक, 400 ग्राउंड 400 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। फाइंड, क्या क्या मुझे निकालना है थोड़ा देख लेते हैं। फाइंड, क्वेश्चन नंबर ए, वेलोसिटी ऑफ द बॉल, वेलोसिटी ऑफ द बॉल, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। एट मिड ऑफ द फ्लाइट, एट मिड ऑफ फ्लाइट। ठीक है, दूसरा चीज मुझे क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, और तीसरा मुझे निकालना है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, चलिए थोड़ा क्वेश्चन समझते हैं, देखते हैं क्या बोल रहा है हमारा क्वेश्चन। ओके, देखिए मेरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक बॉल है जिसे प्रोजेक्ट किया गया ग्राउंड से, और उसे ऐसे प्रोजेक्ट किया गया कि वो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो उसकी लग रही है वो 10 सेकंड लग रही है। ठीक है, राइट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से उसके फॉलिंग पॉइंट तक। उसके बाद वो ये कह रहा है कि जो रेंज है, जिस रेंज पे जाके वो गिर रहा है वो 400 मीटर के बराबर है, मतलब 400 मीटर अवे गिरा है, कहां से, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ द बॉल एट मिड ऑफ द फ्लाइट। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है फ्रेंड्स। ठीक है, इतना इजी नहीं है ये वाला क्वेश्चन, ये इतना इजी नहीं है, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं यूज होगा। दूसरा क्या बोला है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब किस वेलोसिटी से प्रोजेक्शन हमारा किया गया था वो पूछ रहा है, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछ रहा है। ठीक है, मतलब यहां पे आप लोगों को कुछ वैल्यूज दे दी गई हैं, उस वैल्यूज के हिसाब से आपको कुछ अदर वैल्यूज पूछी जा रही हैं। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए फ्रेंड्स, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस के लिए डायग्राम बनाना चाहिए। तो चलिए मैं डायग्राम बना देता हूं। ये लीजिए मेरा डायग्राम बन गया। ठीक है, ये रहा मेरा हॉरिजॉन्टल, और ये रहा मेरा वेलोसिटी। ठीक है, नाउ मुझे क्या बोल रहा है, जो टोटल टाइम है, टोटल टाइम, चलिए जो मुझे दे दिया है, टोटल टाइम दे दिया है मुझे 10 सेकेंड। ठीक है, उसके बाद मुझे और क्या दे दिया गया है, रेंज की वैल्यू दे दी गई है फ्रेंड्स। ये देखिए रेंज की वैल्यू दे दी गई है 400 मीटर, ये मुझे दे दिया गया है। मुझे क्या पूछ रहा है, मुझे u की वैल्यू पूछ रहा है, और मुझे इस एंगल थीटा की वैल्यू। Genic Prime is the new features by Genic Education, where you will get 450 plus video series questions explanation, Prime Facebook group for doubt solving, assignments, live sessions and many more. If you are interested, then visit website and join quickly. For any query, call on 9837933283. है, रुक जाइए, मैं इसको अच्छे से प्रॉपरली इसको बना देता हूं। ये y एक्सिस हो गया, ये हो गया हमारा x एक्सिस, हमको ये थीटा की वैल्यू पूछ रहा है, और मिड मतलब मिड ऑफ द फ्लाइट मतलब
जब टाइम 5 सेकेंड था, देखिए इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ द बॉल एट मिड ऑफ द फ्लाइट, मतलब जब 5 सेकेंड के बाद वेलोसिटी कितनी थी बॉल पर। ठीक है, 2 मिनट थोड़ा ध्यान से सोचिए इसके बारे में। और देखिए मैंने आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट बताया था कि प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान क्योंकि कोई भी फ्रिक्शन हमारा एक्ट नहीं करता, इसीलिए जितना टाइम मेरा मैक्सिमम हाइट तक जाने के लिए होता है, जितना हाइट मेरा मैक्सिमम हाइट एच मैक्स तक होता है, उतना ही एच मैक्स से मेरा पॉइंट ऑफ जो फॉल का है उतने में टाइम लगता है। मतलब अगर मेरा ये पूरा प्रोजेक्शन 10 सेकंड का है, तो इसका मतलब ये है कि 5 सेकंड पहले इसकी ये जो बॉल था, यहां पे जो बॉल था, इसकी मैक्सिमम हाइट पर था। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट है 5 सेकंड वाला पॉइंट। ठीक है, यही मुझसे सवाल पूछ रहा है। ठीक, अब मैंने आप लोगों को ये बताया था कि जो बॉल होती है, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होता है, जिसे भी वर्टिकल डायरेक्शन में या किसी एंगल में हम प्रोजेक्टाइल करते हैं, तो उसके पास हमेशा 2 वेलोसिटी होती है। एक वेलोसिटी होती है उसकी इन द एक्स डायरेक्शन, एक वेलोसिटी होती है उसकी इन द एक्स डायरेक्शन, और दूसरी वेलोसिटी होती है उसकी इन द वाई डायरेक्शन, चाहे आप प्रोजेक्टाइल में किसी भी पॉइंट पर चले जाइए। बट अगर टोटल टाइम ऑफ द फ्लाइट 10 सेकंड है, अगर टोटल टाइम ऑफ द फ्लाइट 10 सेकंड है, तो मैं कह सकता हूं कि 5 सेकंड मतलब मिड ऑफ द फ्लाइट के दौरान ये बॉडी मैक्सिमम हाइट पर थी। और क्योंकि ये बॉडी मैक्सिमम हाइट पर थी, इसीलिए इस बॉडी का जो यूवाई फैक्टर था, यानी कि वेलोसिटी एट वाई डायरेक्शन, वो 0 के बराबर था। और जो ये यूएक्स था उस बॉडी पर जो था, देखिए वेलोसिटी ऑफ द बॉल आफ्टर 5 सेकेंड्स, यही तो मुझे निकालना है। 5 सेकेंड्स क्यों? क्योंकि इसने बोला मिड ऑफ द फ्लाइट। टोटल 10 सेकेंड लगा है, तो मिड ऑफ द फ्लाइट में कितना सेकेंड्स लगा होगा? 5 सेकेंड ही लगा होगा। ठीक है, यहां पे कोई बहुत रॉकेट साइंस कॉन्सेप्ट नहीं है फ्रेंड्स। तो वेलोसिटी ऑफ द बॉल आफ्टर 5 सेकेंड, देखिए इसके पास सिर्फ यूएक्स की वेलोसिटी थी, ये था आपका कितना? यूएक्स। ठीक है, तो देखिए अगर मैं यूएक्स की बात करूं तो ये है यू, यहां पे आपका हो जाएगा यूएक्स और यहां पे आपका हो जाएगा यूवाई। ठीक है, तो यूएक्स क्या होगा? यूएक्स एक्चुअली में क्या है? यू कॉस थीटा ही तो है। ठीक है, तो u की जो वैल्यू है, ux जो है u cos थीटा होगा। तो 5 सेकंड बाद जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड्स, ये कितनी होगी? u cos थीटा। ठीक, अभी आंसर आया नहीं है, इसी को मुझे क्या करना है? इस u cos थीटा की वैल्यू को पता करना है। ठीक, अब देखिए फ्रेंड्स, हम लोग को दिया गया है टाइम, हम लोग को टाइम दिया गया है 10 सेकेंड्स। ठीक, तो हम लोग ये लिख सकते हैं, हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम लोग का जो टाइम का फॉर्मूला है वो क्या होता है फ्रेंड्स? ये होता है 2u sin थीटा बाय जी, यही होता है हमारा। थोड़ा ध्यान से देखेंगे, 2u sin थीटा बाय जी होता है। तो टाइम आपका दिया है 10 = 2u sin थीटा बाय जी। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। आप क्या करिए, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, या फिर आप इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं क्या कर रहा हूं, इस सबको मैं मिटा देता हूं। ठीक है, आप लोगों को आए हो पता होगा, क्वेश्चन आप लोग ने लिख लिया होगा, इसको मैं मिटा दे रहा हूं फ्रेंड्स, आगे बना रहा हूं इसको। देखिए ध्यान से, सबसे पहले हमने क्या किया? हमने वेलोसिटी देखी कि 5 सेकंड बाद कितनी होगी, तो वो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में होगी, वो कितनी होगी? u cos थीटा के बराबर। ठीक है, उसके बाद हमने टाइम का कॉन्सेप्ट लिया, वो क्या था? टाइम = 2u sin थीटा बाय जी। मैंने इस चीज को यहां पे पुट कर दिया। अब मेरे पास एक और चीज है, मेरे पास रेंज भी दिया गया है फ्रेंड्स, 400 मीटर। तो मैं लिख सकता हूं कि रेंज = u² sin 2 थीटा बाय जी, इसको मैं लिख सकता हूं। और मुझे कॉन्सेप्ट पता है, sin 2 थीटा किसके बराबर होता है? 2 sin थीटा cos थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो इस चीज की वैल्यू मैं क्या पुट करूंगा? यहां पे पुट कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा? 2u² sin थीटा cos थीटा बाय जी। ठीक है, और ये कितना है? 400 = 2u² sin थीटा cos थीटा बाय जी। ये क्या हो गया आपका? इक्वेशन नंबर 3। बहुत ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहा हूं। अब यहां पे इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 बना लेता हूं। अब यहां पे देखिए 2u sin थीटा बाय जी,
ठीक है, यहां पे भी देखिए एक फैक्टर है 2u sin थीटा बाय जी। इस 400 को मैं क्या लिख सकता हूं, इस 400 को मैं लिख सकता हूं 400 इट इज इक्वल टू 2u sin थीटा बाय जी इंटू u cos थीटा। बहुत ध्यान से देखिए, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2u sin थीटा बाय जी इंटू u cos थीटा। ठीक है, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2u स्क्वायर sin थीटा cos थीटा बाय जी अपने आप आ जाएगा। अब मैं इसकी वैल्यू को यहां पुट कर देता हूं, तो देखिए क्या बन जाएगा 400 इज इक्वल टू 10 इंटू यू कॉस थीटा। तो देखिए यू कॉस थीटा की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 40 मीटर पर सेकंड। और यही तो हमको निकालना था पहले क्वेश्चन में। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है फ्रेंड्स। क्यों ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, उसका कारण ये हुआ। ठीक है, आपको रेंज दे दिया था, आपको टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू दे दी थी, आपको मिड ऑफ द फ्लाइट में इसकी वेलोसिटी पता करनी थी। तो मिड ऑफ द फ्लाइट में फ्रेंड्स इसके पास सिर्फ एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट था, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी का कोई भी कंपोनेंट नहीं था। ठीक, अब आप देखिए, अब आपको बोला गया था कि आपको क्या निकालना है, यू की वेलोसिटी। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, यहां पे देखिए यू की वेलोसिटी के लिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं वाई डायरेक्शन पे ले रहा हूं। वाई डायरेक्शन पे देखिए मेरे पास एक फॉर्मूला है v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। ठीक है, अगर मैं y डायरेक्शन में बात करूं, y डायरेक्शन पे, तो क्या होगा, जो यहां पे जो वेलोसिटी होती है वो जीरो हो जाएगी। ठीक, तो देखिए ये होगा 0 इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी इंटू ये हो जाएगा 5। ठीक, देखिए मैं अगर 5 सेकंड के लिए बात कर रहा हूं, मिड ऑफ द फ्लाइट के लिए बात कर रहा हूं, तो देखिए इस पॉइंट के लिए मैं बात कर रहा हूं और यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, तो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहां पे जो फाइनल वेलोसिटी है मेरी, अगर मैं y डायरेक्शन के लिए बात करूं, y डायरेक्शन, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू यू साइन थीटा, क्योंकि y डायरेक्शन में जो ये पहला कंपोनेंट था u का, ये क्या था, u साइन थीटा था। ठीक, और यहां पे क्या था, u cos थीटा, तो u साइन थीटा माइनस gt। माइनस क्यों, क्योंकि ऊपर जा रहा है और जो एक्सेलरेशन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो gt। अब यहां पे आप क्या करिए, यहां पे आप g की वैल्यू को 10 ले लीजिए फॉर इजी कैलकुलेशन। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, u sin थीटा इज इक्वल टू gt। ठीक, तो ये क्या हो गया, u sin थीटा इज इक्वल टू 10 इंटू 5 इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड। इसको आप इक्वेशन नंबर 4 मान लीजिए। ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 4। ठीक, आपके पास u cos थीटा की वैल्यू आ गई 40 मीटर पर सेकंड, आपके पास u sin थीटा की वैल्यू आ गई 50 मीटर पर सेकंड। आप क्या करिए, इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लीजिए। चलिए तो मैं इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लेता हूं यहां पे। ठीक, यहां पे मैं कंपेयर कर लेता हूं, u sin थीटा इज इक्वल टू 50 और u cos थीटा इज इक्वल टू 40। मैं क्या कर रहा हूं, इनको डिवाइड कर दे रहा हूं आपस में। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, दोनों इक्वेशन को u कैंसिल, tan थीटा इज इक्वल टू 5/4। तो थीटा क्या हो गया, tan इनवर्स 5/4। इसका वैल्यू पता कर लीजिए, शिफ्ट tan इनवर्स 5/4, यह आपका आ जाएगा 51.34। इसका मतलब जो प्रोजेक्टाइल का एंगल था, फ्रेंड्स, वो था 51 डिग्री के बराबर। थीटा की जो वैल्यू थी वो है 51.34 डिग्री। मतलब ये रेंज तो जो था आपका मैक्सिमम रेंज नहीं था, इससे और ज्यादा हो सकता था। मैं चाहूं तो इस क्वेश्चन में एक और पॉइंट ऐड कर सकता था कि मैक्सिमम रेंज कितना होगा, तो आप क्या करते, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री रख के देख सकते थे। तो ये जो 51.34 डिग्री आया है, इसका मतलब ये है कि ये जो 400 मीटर है, ये इसकी मैक्सिमम रेंज नहीं है। हालांकि क्वेश्चन में ऐसा नहीं पूछा गया है, बट ये कॉन्सेप्ट वाइज मैं आपको बता दे रहा हूं। अब ये थीटा की वैल्यू आ गई, आप ये थीटा की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन में कहीं भी पुट कर दीजिए, तो यहां से आपको किसकी वैल्यू आ जाएगी, u की वैल्यू आ जाएगी। चलिए तो मैं इसको भी लिख देता हूं, यहां पे इसको भी मैं लिख देता हूं। ये देखिए ये क्या हो जाएगा, आप इस कोई भी इक्वेशन को ले लीजिए, u sin थीटा इज इक्वल टू 50 u इंटू साइन 51.34 इज इक्वल टू 50। तो u आपका देखिए, u की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 50 डिवाइडेड बाय साइन 51.34 64। मतलब आपकी जो प्रोजेक्टाइल थी वो 64 मीटर पर सेकंड से क्या की गई थी, आपकी प्रोजेक्टाइल को फेंका गया था, यानी बॉल को फेंका गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आप लोगों को ये न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।
काफी कॉन्सेप्चुअल है। देखिए, अगर आप यहां सिर्फ फॉर्मूला पे डिपेंडेंट हो जाते हैं तो आप लोग इस टाइप का सवाल नहीं बना पाएंगे। देखिए, इतना टफ सवाल नहीं पूछेगा, बट कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जो वेलोसिटी का जो प्रोजेक्शन ले रहे हैं वो एक्स डायरेक्शन में ले रहे हैं या वाई डायरेक्शन में ले रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आप लोग देख सकते हैं यहां पे मैंने कहीं भी मतलब एक ही या दो जगह फॉर्मूला को मैंने यूज किया था, बाकी मैंने क्या है यहां पे पूरा कॉन्सेप्ट यूज किया। कॉन्सेप्ट का मतलब ये है फ्रेंड्स कि अगर मैं वेलोसिटी को क्या कर रहा हूं, अगर मैं वेलोसिटी को रिजॉल्व कर रहा हूं तो मैं एक्स डायरेक्शन में कैसे लूंगा और वाई डायरेक्शन में इसे कैसे लूंगा। ओके, अब यहां पे फ्रेंड्स मैं आप लोगों को एक और नया कॉन्सेप्ट यहां पे पढ़ाने वाला हूं रिलेटेड टू प्रोजेक्टाइल मोशन ओनली, और वो जो मेरा कॉन्सेप्ट है प्रोजेक्टाइल मोशन का वो रहेगा द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। ठीक है, द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के बारे में मैं पढ़ाऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स उस चीज को पढ़ते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आज मैं आप लोगों को एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा टॉपिक बताने वाला हूं जो कि कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है मेरा द कॉन्सेप्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। देखिए फ्रेंड्स, जो भी हमारे प्रोजेक्टाइल मोशन होते हैं उसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडीशंस हो सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को जो बताया था जिस प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में, और उससे रिलेटेड जो आज हमने न्यूमेरिकल्स भी बनाए, वो सारे बेसिक फ्रॉम दी हॉरिजॉन्टल प्लेन थे, यानी कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस से मैं एक वेलोसिटी से क्या कर रहा था, उसमें प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा था। उसी तरह से मैं प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन्स पर भी बात कर सकता था। इंक्लाइन प्लेन मतलब जो हमारा प्लेन है जब वो किसी थीटा एंगल पे इंक्लाइन हो और उस प्लेन पे मैं क्या करूं, प्रोजेक्टाइल मोशन करूं, तो वो मेरा कहलाता है प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन दी इंक्लाइन प्लेन्स। ठीक है फ्रेंड्स, इंक्लाइन प्लेन्स पर भी जो आपके कंडीशंस होते हैं वो दो कंडीशन होते हैं, एक अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल पुल, एक विद द ग्रेविटेशनल पुल। ठीक, और जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट के लिए जो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट और अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है और बच्चे नहीं बनाते हैं, आई डोंट नो, वो है द कॉन्सेप्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। अभी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में क्या होता है फ्रेंड्स, किसी पर्टिकुलर हाइट से, किसी भी पर्टिकुलर हाइट से हॉरिजॉन्टल लेवल पे वेलोसिटी या किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जाता है। तो अगर मैं किसी भी पर्टिकुलर एक हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को उसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो करूंगा तो उसके पास एक्स डायरेक्शन पर भी वेलोसिटी रहेगी और वाई डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल पुल की वजह से भी एक क्या बनेगी, एक वेलोसिटी का कंपोनेंट आ जाएगा। और इसकी वजह से भी जब मैं किसी भी हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को फेंकता हूं फ्रेंड्स, ठीक है, अगर मैं कोई भी इनिशियल वेलोसिटी उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देके फेंकता हूं तो उस केस में भी जो ऑब्जेक्ट मेरा पाथ बनाता है वो भी क्या होता है फ्रेंड्स, एक प्रोजेक्टाइल मोशन ही होता है। ठीक है, यहां पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहां पे जो आपकी हॉरिजॉन्टल, यहां पे जो आपकी वेलोसिटी दी गई है ऑब्जेक्ट को, वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दी गई है, इसीलिए इसका नाम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है। ठीक है, अब यहां पे भी एक केस हो सकता है कि मैं इसे हॉरिजॉन्टल ना करके कुछ एंगल पे इंक्लाइन कर दूं। ठीक है, उस केस में ये पूरा कॉन्सेप्ट बदल जाएगा। जो डिफरेंट पैरामीटर है, टाइम का, रेंज का, हाइट का, उसके फॉर्मूलाज भी बदल जाएंगे। बट मैं आपसे यही कहूंगा कि आप इतना सारा फॉर्मूला याद रखने की बजाय कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे। ठीक है, अगर आप लोग कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो आप किसी भी तरह का न्यूमेरिकल बना लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पे क्या हो रहा है, थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। यहां पे आपके ऑब्जेक्ट को पर्टिकुलर हाइट से एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे दी गई है u, और वो ऑब्जेक्ट उसके साथ साथ क्या हो रहा है, जमीन पे भी गिर रहा है। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि ये मैक्सिमम हाइट कितनी अटेन कर सकता है, तो देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही दिया गया है, इसलिए ये जो हाइट है, जिस हाइट से इसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी प्रोवाइड की गई है, यही h इसका क्या बन जाता है, h मैक्स के बराबर हो जाता है। इसलिए हम इस टाइप का जो हमारे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है, इसमें हम लोग दो पैरामीटर निकालते हैं, जो कि होता है टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा रेंज। ठीक, रेंज क्या होगा, इस पॉइंट से लेकर यहां जो गिरने तक की जो ये दूरी होगी फ्रेंड्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, यही हमारा रेंज कहलाएगा। ठीक, अब अगर मैं इनकी वैल्यूज पता लगाना चाहता हूं, तो ये मेरा अब वो पिछले फॉर्मूला से नहीं निकलेगा फ्रेंड्स। यहां पे आप लोगों को द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करना पड़ेगा।
देखिए, मैं जो पैरामीटर्स थे जो सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन में भी मैंने जो निकाले थे वो मैंने विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन ही निकाले थे। सो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग फॉर्मूला पे फोकस ना करके थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, और ये कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। देखिएगा, मैं इन सारी चीजों की वैल्यू इक्वेशन ऑफ मोशन से ही निकाल दूंगा, लेकिन यहां पे कुछ पैरामीटर्स हैं जो मुझे ध्यान रखने पड़ेंगे। वो क्या है, चलिए उसको डिस्कस करते हैं। यहां पे देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं इस वेलोसिटी की बात कर रहा हूं तो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर वेलोसिटी मेरा वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, यूएक्स और यूवाई। ठीक है फ्रेंड्स, मैं क्या कर रहा हूं, एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्शन की बात कर रहा हूं, जिस समय प्रोजेक्ट किया गया बॉडी को। तो जब उसे प्रोजेक्ट किया गया तो यूएक्स की वैल्यू कितनी थी फ्रेंड्स, यू के ही तो बराबर थी, क्योंकि ये देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे है। और यूवाई की जो वैल्यू थी इस केस में, मतलब वाई डायरेक्शन में इसका जो कंपोनेंट था वो क्या था फ्रेंड्स, 0 था। तो यहां पे मैं क्या कर दूंगा, 0। ठीक है, अब देखिए यहां पे अगर मैं एक्सलरेशन इन द एक्स डायरेक्शन देखूं, ठीक है, जैसे ही मैंने बॉडी को हॉरिजॉन्टल में फेंका वो क्या हुआ, नीचे आने लग गया। ठीक, नीचे आया, प्रोजेक्टाइल मोशन क्यों बना, क्योंकि एक्स डायरेक्शन पे भी कुछ वेलोसिटी थी और वाई डायरेक्शन पे भी कुछ वेलोसिटी थी। क्यों थी, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ। बट अगर मैं एक्सलरेशन इन द एक्स डायरेक्शन की बात करूं तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी मेरा एक्सलरेशन की वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर मैं एवाई यानी एक्सलरेशन इन द वाई डायरेक्शन की बात करूं तो यहां पे कोई भी फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट के लिए जो एक्सलरेशन लगता है वो क्या लगता है फ्रेंड्स, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक, अब यहां पे देखिए ये यूएक्स जो मैंने यू लिया है ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ है, तो ये भी मैं प्लस यू मान के चल रहा हूं। और क्योंकि जो वाई जो एवाई है उसको मैं प्लस जी लू या माइनस जी, तो ये भी मेरा प्लस जी होगा, क्योंकि बॉडी मेरी नीचे आ रही है। और एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का भी जो आपका डायरेक्शन होता है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन पर ही होता है। तो यहां पे मैं जो जी की वैल्यू है वो भी क्या लूंगा, पॉजिटिव लूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आपको ये चीज समझ में आ रही है तो हमारा काम बड़ा आसान हो गया, लगभग हमारा काम खत्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर रहा हूं। कौन सा फ्रेंड्स, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं फ्रेंड्स, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज कर रहा हूं। अब आप लोग ध्यान से देखिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन मेरे पास क्या है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यही है मेरा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो मैं क्या कर सकता हूं, देखिए ये जो s है मेरा, ये क्या होता है फ्रेंड्स, ये डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ये डिस्प्लेसमेंट भी मैं दो तरीके से ले सकता हूं, एक ले सकता हूं मैं इन द y डायरेक्शन और एक ले सकता हूं इन द x डायरेक्शन। ठीक है, मैं क्या ले सकता हूं, इन दोनों को x डायरेक्शन और y डायरेक्शन में ले सकता हूं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो देखिए मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, सबसे पहले मैं y डायरेक्शन के लिए ले रहा हूं। ठीक, तो अगर मैं y डायरेक्शन के लिए ले रहा हूं तो sy एक्चुअली में है क्या, y डायरेक्शन पे डिस्प्लेसमेंट, जो कि किसके बराबर है, h के बराबर है। यहां पे जो ay है, यहां पे देखिए एक्सलरेशन, जो भी मैं डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट लूंगा जिस भी डायरेक्शन में, मैं दूसरे पैरामीटर्स का भी उसी डायरेक्शन पे कंपोनेंट लूंगा। ठीक है, यहां पे क्योंकि मैंने डिस्प्लेसमेंट इन y लिया है यहां, इसलिए मैं जो ये देखिए ये जो वेलोसिटी है ये भी मैं क्या लूंगा, y के लिए, ये कितना है, 0, ये देखिए। और यहां पे जो एक्सलरेशन है ये भी मैं क्या लूंगा, y के लिए लूंगा, तो ये कितना है, g। अब इन सारी वैल्यूज को मैं यहां पे पुट कर देता हूं, तो चलिए क्या हो जाएगा, sy इज इक्वल टू uyt प्लस हाफ ayt स्क्वायर। ठीक है, ये मैं किसके लिए यूज कर रहा हूं, sy के लिए। sy की वैल्यू है h इज इक्वल टू 0 इंटू t प्लस हाफ इंटू g इंटू टी स्क्वायर। ठीक, तो ये जो मेरा क्या आ गया, देखिए ये आ गया मेरा h इज इक्वल टू जी टी स्क्वायर बाय 2, तो t स्क्वायर आ गया मेरा 2h बाय g, तो t क्या आ गया, t आ गया हमारा अंडर रूट 2h बाय g। ये जो मेरा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में t होता है, ये होता है टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला। बहुत ध्यान से समझिए, मैंने क्या किया, मैंने टाइम निकालने की कोशिश की, मैंने टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना चाहा। यहां से मेरा क्या आ गया, ये जो है मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट। और टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए मैंने क्या किया, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए मैंने इसको क्या किया, y डायरेक्शन पे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दिया।
और y डायरेक्शन पे जो डिस्प्लेसमेंट था वो क्या था, उसके h मैक्स यानी कि h के बराबर था। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूं फ्रेंड, अब मैं रेंज निकालना चाहता हूं। चलिए, तो रेंज निकालने के लिए इसको मैं मिटाना नहीं चाहता, उसको आप लोग लिख लीजिए फ्रेंड्स, मैं उसी को मिटाऊंगा। ठीक है, यहां पे यहां इतना मिटा देता हूं मैं। ठीक है, ये मिटा दे रहा हूं। अब यहां पे देखिए, यहां पे भी मैं क्या कर रहा हूं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ही यूज कर रहा हूं, और यहां पे मैं s की जगह क्या लूंगा, sx लूंगा। अब डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन, बहुत ध्यान से देखिए, डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन ये है, और यही क्या है, मेरा रेंज के बराबर है। तो sx क्या हो गया, ये हो गया मेरा रेंज, ux यहां पे u, ax यहां पे 0, मैंने यहां पे दिया है ये वैल्यूज। अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, यहां पुट कर रहा हूं, तो देखिए क्या हो जाएगा, रेंज इज इक्वल टू u इंटू टी प्लस हाफ इंटू 0 इंटू टी स्क्वायर। तो ये हो गया रेंज इज इक्वल टू u इंटू टी, क्योंकि ux में जो वेलोसिटी था वो मेरा किसके बराबर था, u के बराबर था, u के बराबर था। तो यहां पे देखिए रेंज का क्या फॉर्मूला आ गया, ये हो गया u इंटू अंडर रूट 2g बाय h, सॉरी 2h बाय g, अंडर रूट 2h बाय g। ये क्या किया मैंने, यहीं से इसकी वैल्यू यहां पुट कर दी, तो ये वैल्यू किसकी आ गई, ये आपकी रेंज की वैल्यू आ गई। ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, मैं कहूंगा इसे आप लोग रटिए मत, इसे आप लोग इस कॉन्सेप्ट से ध्यान में रखिए। ठीक है, अगर आप लोग ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखेंगे तो बहुत ही आसानी से आपका निकल जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के केस में जो रेंज होता है वो होता है u इंटू अंडर रूट 2h बाई जी, और जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है वो होता है अंडर रूट 2h बाई जी। ठीक है, ये होल अंडर रूट है। नाउ अब यहां पे अगर मैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे टोटल वेलोसिटी निकालना चाहता हूं, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे टोटल वेलोसिटी निकालना चाहता हूं, तो देखिए मैं क्या कर रहा हूं। ठीक है, ये देखिए मैं मान लेता हूं कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट, ये वाला पॉइंट मान लेता हूं, इसमें एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा ux, एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा uy, इस केस में होगा फ्रेंड्स। ठीक है, और यहां पे जो इसका रिजल्टेंट होगा ये होगा ये v। अगर मैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस की बात करूं तो यहां से ये इसका क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी। अब अगर मैं ये फाइनल वेलोसिटी निकालना चाहता हूं तो देखिए ux जो था वो किसके बराबर था, u के बराबर, और uy अगर मैं निकालना चाहता हूं uy, तो देखिए uy निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, uy निकालने के लिए मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर रहा हूं। बहुत ध्यान से देख लीजिए इसको, मैं uy निकालने के लिए इस पॉइंट पे uy 0 था, लेकिन इस पॉइंट पे uy 0 नहीं रहेगा। ठीक है, तो v इज इक्वल टू u प्लस at, ये मैं लिख सकता हूं। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी, इसको मैं फाइनल वेलोसिटी मान रहा हूं। ठीक है, इसको मैं फाइनल वेलोसिटी मान रहा हूं, तो v इज इक्वल टू uy, ठीक है, प्लस ay इंटू टी। तो देखिए v इज इक्वल टू uy यहां पे कितना था, 0 प्लस g इंटू टी। तो ये आपका जो यहां पे जो uy की वैल्यू, जो वैल्यू है इस पॉइंट पे, पर्टिकुलरली किसी भी पॉइंट पे, वो कितनी आ गई, gt। ठीक है, तो आपकी जो ये थी ux की वैल्यू थी u और uy की वैल्यू थी gt, कहां पे, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट प्रोजेक्टाइल पर। तो जो टोटल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, अंडर रूट ux स्क्वायर प्लस uy स्क्वायर एट अ पॉइंट। तो ये कितना आ गया फ्रेंड्स, ये आ गया u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर। ठीक है, ये आपका वैल्यू आ जाएगा। ठीक, ये टोटल वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो अगर आप लोग किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आपसे पूछे कि पर्टिकुलर इतना टाइम t इज इक्वल टू फलाना सेकंड पे कितनी उसकी टोटल वेलोसिटी थी, तो आप इस फॉर्मूला में पुट करके इसको बना सकते हैं। ओके, तो यहां पे देखिए, यहां पे और एक चीज आप क्या कर सकते हैं, थीटा एंगल भी निकाल सकते हैं। ठीक है, थीटा एंगल भी निकाल सकते हैं। थीटा एंगल क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स uy बाई ux इज इक्वल टू tan इनवर्स gt बाय u। ये भी आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं इस तरह से। आप बहुत सारे चीज इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, आई होप आप लोगों को ये प्रोजेक्टाइल मोशन के कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं प्रोजेक्टाइल मोशन रिलेटेड टू इंक्लाइंड सरफेस पढ़ाऊं तो उसे आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। ठीक है, उससे क्वेश्चन जनरली नहीं पूछे जाते हैं, नहीं पूछे जाएंगे, काफी कॉन्सेप्चुअल होता है वो चीज, उसे मुझे समझाने में ही पूरा एक लेक्चर लग जाएगा।
तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं उस कॉन्सेप्ट को पढ़ाऊं तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और कम से कम मुझे 10 से 12 बच्चों का कमेंट चाहिए फ्रेंड्स। 1-2 बच्चों के कमेंट से मैं नहीं करूंगा उस चीज को, क्योंकि मेरा टारगेट 24 लेक्चर तक है और आई होप ये 20th लेक्चर होगा मेरा, 20 या 21st लेक्चर। तो मेरे पास अब ज्यादा टाइम बचा नहीं है, मेरे पास 3 से 4 लेक्चर है, मैं ये ईएम का सिलेबस अब खत्म करने वाला हूं। ठीक है, हम लास्ट में चल रहे हैं। तो अगर आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा चीज सीखना है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन पे लिखिए। ठीक है, कमेंट सेक्शन पे लिखिए। बस कुछ ही बच्चे हैं जो प्रॉपरली मेरे ईएम के लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हैं। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि जो कंटेंट मैं यहां पे दे रहा हूं ऐसा कोई नहीं दे रहा है पूरे यूट्यूब में, बीपीएससी यही इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जनरल इंजीनियरिंग के लिए। ठीक है, इसके बाद में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ाऊंगा। ओके, इसके बाद में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बीपीएससी यही के लिए स्टार्ट करने वाला हूं। ठीक है, तो आप लोग उसके लिए क्या रहेंगे, रेडी रहिए। अगर आपको ईएम ही समझ में नहीं आएगा तो सॉम कैसे समझ में आएगा? अगर आप लोग सोचते हैं कि आपका ईएम बहुत अच्छा है तो फ्रेंड्स मुझे नहीं लगता आपको ये सब का नॉलेज होगा। ऑनेस्टली क्या आपको ये चीज पता थी? मुझे नहीं लगता फ्रेंड्स। और मैं क्योंकि क्वेश्चन को एनालाइज कर रहा हूं, इतने सारे कॉम्पिटिटिव पेपर देख रहा हूं, इसलिए मैं ये सब चीजें पढ़ा रहा हूं। ये मैंने नहीं सोचा था कि मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन क्या हुआ, सिचुएशन की डिमांड ऐसी है कि मुझे ये चीज पढ़ाना पड़ा आप लोगों को। ठीक है, तो अगर आप लोगों को मेरे ये लेक्चर अच्छे लगते हैं तो ज्यादा से ज्यादा नंबर पे मेरे वीडियो लेक्चर को देखिए, आइए। ठीक है, और इसका सिलेबस खत्म करने वाला है। अगर आप इंक्लाइंड सरफेस से रिलेटेड प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ना चाहते हैं तो मुझे कह दीजिए, नहीं तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा। आप लोग उसका डायरेक्टली फॉर्मूला गूगल या यूट्यूब से देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इस टॉपिक को यहां खत्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा द कॉन्सेप्ट ऑफ एंगुलर मोशन। ठीक है, एंगुलर मोशन से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा, और उसके बाद हम लोग वर्क, पावर एंड एनर्जी स्टार्ट कर देंगे। वो हार्डली 1 से 2 लेक्चर का है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो चलिए इसको यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, घर में रहें, सेफ रहें। ठीक है, थैंक यू।